हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए PHDLA 138 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आपके लिए गैस पेपर लेके आई हूँ। आप पेपर देने से पहले इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुन लें आंसर्स को, ताकि आपका पेपर है जो वो बहुत अच्छा जाए। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, पूस की रात कहानी की कथा वस्तु लिखिए। सबसे पहले कथा वस्तु में क्या लिखना होता है, चलिए देखते हैं। कहानी में कथा वस्तु का निर्माण घटनाओं तथा पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है। कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिनकी बनावट में परिवेश की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। कथ्य के अनुसार ही कथा वस्तु का स्वरूप बनता है। उसी के अनुसार कभी घटनाएं प्रधान हो जाती हैं, कभी चरित्र, कभी परिवेश या वातावरण। इस कहानी में घटनाएं बहुत अधिक नहीं हैं, न ही परिवेश का विस्तृत चित्रण किया गया है। पात्र भी बहुत कम हैं। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब हम जानते हैं कहानी का आरंभ क्या था। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इस कहानी में कथा का अधिक विस्तार नहीं है और न ही घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं। कथा का आरंभ हल्कू के घर से होता है। कहानीकार हल्कू के घर का उतना ही वर्णन करता है जितने का उस कहानी से संबंध है। हल्कू ने कर्ज ले रखा है। सहना, जिससे कर्ज लिया है, वह अपना रुपये मांगने हल्कू के यहाँ आता है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से रुपये मांगता है और मुन्नी के पास 3 रुपये हैं जो हल्कू ने मजूरी में से बड़ी मुश्किल से बचाए हैं ताकि एक कंबल खरीदा जा सके। बिना कंबल के जाड़ों के दिनों में रात खेतों पर गुजरना कठिन होगा, इसलिए मुन्नी रुपये देने का विरोध करती है। इस समय पति पत्नी में जो बातचीत होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुन्नी कहती है, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मुन्नी के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई को प्रेमचंद ने उजागर किया है। किसान मजबूर होकर महाजन से ऋण लेता है, किंतु उसके बाद वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। ब्याज दर के जाल में वह ऐसा उलझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत मजूरी उसे चुकाने में ही चली जाती है। मुन्नी किसानों के जीवन की इस व्यवस्था को और उजागर करते हुए कहती है, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। स्पष्ट है ही ऋण चुकाते रहने की विडंबना से परेशान किसान के मन में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या उसका जन्म केवल ऋण चुकाने के लिए ही हुआ है? क्या उसकी मेहनत इसी तरह दूसरे हड़पते रहेंगे और अपना पेट भरने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ेगी? अगर अपना पेट भरने के लिए उसे मजदूरी ही करनी है तो फिर खेती से चिपके रहने का क्या मतलब? इसी भावना से प्रेरित होकर मुन्नी हल्कू से कहती है, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की घास तो ना रहेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। बहरहाल हल्कू वह 3 रुपये सहना को दे देता है। यह कहानी का पहला भाग है। इस भाग को बढ़ने से स्पष्ट होता है कि हल्कू जैसे गरीब किसान के लिए खेती कितनी मुश्किल होती जा रही थी। यहाँ तक कि वे यह भी सोचने लगते हैं कि क्यों न किसानी छोड़कर मजूरी की जाए। कहानी का शेष अंश किसान की इसी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। कहानी का विकास। कहानी का दूसरा भाग हल्कू के अपने खेत पर आरंभ होता है। पूस की अंधेरी रात है। हल्कू के साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। ठंडी हवा चल रही है। हल्कू के पास सर्दी से बचने के लिए एक चादर भर है, लेकिन वह चादर उस ठंड से उसकी रक्षा नहीं कर पाती। हल्कू की मनोभावनाएं प्रेमचंद जहां जबरा के साथ हल्कू की बातचीत से व्यक्त की है। यद्यपि कुत्ता होने के कारण जबरा हल्कू की किसी बात को न समझ सकता है, न जवाब दे सकता है, लेकिन जबरा के प्रति हल्कू की आत्मीयता उसकी हृदयगत ऊंचाइयों को व्यक्त करती है। खेत में हल्कू की सबसे बड़ी चिंता ठंड से बचाव की है। वह जबरा को संबोधित कर सकता है कि
इतनी सर्दी में तुम मेरे साथ क्यों आए? फिर इसी तरह की बात करते हुए अपनी स्थिति की तुलना उन भगवान लोगों के साथ करने लगता है जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी ही मान रहा है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। यहाँ हल्कू की बातों के माध्यम से प्रेमचंद समाज के एक बहुत बड़े अंतर्विरोध को उजागर करते हैं। वह एक तरह से यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाला किसान तो भूखा सोता है और उसकी मेहनत का फल भोगने वाले मजे करते हैं। जाहिर है हल्कू के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। वह तो इसे तकदीर की खूबी ही मान रहा है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लौटे। यहाँ हल्कू की बातों के माध्यम से प्रेमचंद समाज के एक बहुत बड़े अंतर्विरोध को उजागर करते हैं। वह एक तरह से यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाला किसान तो भूखा सोता है और उसकी मेहनत का फल भोगने वाले मजे करते हैं। जाहिर है हल्कू के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। वह तो इसे तकदीर की खूबी ही मान रहा है। हल्कू की इस मानसिकता की तुलना अगर कहानी के आरंभ में मुन्नी की बातों से करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों एक सी ही बात सोच रहे हैं। अगर हमारी मेहनत दूसरों के पास ही जानी है तो खेती से जुड़े रहने का क्या लाभ? कहानी का आगे का हिस्सा हल्कू की जाड़े से बचाव की कोशिश के रूप में सामने आता है। पहले वह चिलम पीता है, फिर चादर ओढ़कर सोता है, तब भी सर्दी से बचाव नहीं होता तो वह कुत्ते को अपनी गोद में सुला देता है। कुत्ता हल्कू की इस आत्मीयता को महसूस भी करता है, इसलिए जब किसी जानवर की आहट आती है तो वह चौकन्ना होकर भौंकने लगता है। आखिर जब सर्दी से किसी तरीके से बचाव नहीं होता तो हल्कू अलाव जलाता है। अलाव से उसको काफ़ी राहत मिलती है, उसका शरीर गर्मा जाता है, एक नया उत्साह उसके मन में पैदा होता है और वह जबरा के साथ अलाव पर से कूदने की प्रतियोगिता भी करने लगता है। धीरे धीरे अलाव भी बुझ जाता है, लेकिन शरीर की गर्माहट हल्कू को काफ़ी अच्छी लगती है। वह गीत गुनगुनाने लगता है, लेकिन बढ़ती सर्दी उसे आलस्य बढ़ाने लगती है। यहाँ कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कहानी की परिणति के बारे में जानेंगे अब हम। हल्कू के खेत में नील गायों का झुंड घुस जाता है, जिनकी आहट पर जबरा भागता हुआ खेत की ओर भागता है। हल्कू को भी लगता है कि जानवरों का झुंड खेत में घुस आया है। फिर उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें भी आने लगती हैं, फिर खेत के चरने की भी, लेकिन हल्कू नहीं उठता। वह अपने मन को झूठा दिलासा देते हुए सोचता है कि जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा लगातार भौंकता रहता है, लेकिन हल्कू को आलस्य घेरे रहता है। एक बार वह उठता भी है तो 2-3 कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंके के कारण वह फिर अलाव के पास आके बैठ जाता है। आखिरकार नील गायें पूरे खेत को नष्ट कर जाती हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि हल्कू अपनी फसल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या वह आलसी है? क्या वह ठंड के मारे इतना परेशान था कि अपनी फसल का नष्ट होना भी वह सर्दी के मुकाबले कर नहीं सकता? स्पष्ट ही कारण ये नहीं है। कारण जैसा कि कहानी से साफ है, हल्कू की वह मानसिकता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आखिर वह अपनी फसल की रक्षा किसके लिए करे? क्या सिर्फ नीलगाय चढ़ ले तो क्या? वस्तुतः लगातार शोषण ने हल्कू को अपनी ही मेहनत से उपजाई फसल से उदासीन बना दिया है, इसलिए उसकी मुख्य चिंता सर्दी से बचने की हो जाती है, फसल को बचाने के लिए नहीं। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी के यह कहने पर कि अब मजदूरी करके माल गुजारी चुकानी पड़ेगी तो वह कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको पूरी मनोदशा पता चली कि किस तरह से एक किसान को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध वैष्णव की फिसलन की अंतर्वस्तु लिखिए। क्या है इसकी अंतर्वस्तु, इसके बारे में
देखते हैं। तो निबंध वैष्णव की फिसलन की अंतर्वस्तु के बारे में इसमें हमें लिखना है। देखिए, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार इस क्वेश्चन के आंसर्स को रीड आउट कर लेंगे ताकि आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आ सकें। वीडियो को स्टॉप करेंगे और एक बार पढ़ लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं ढूंढ करके पूरी बुक से, आपके लिए गेस्ट पेपर लाई हूँ। सो ज़रूर देख लें, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर करें, एक बार लिखने की प्रैक्टिस करें। एकांकी बहुत बड़ा सवाल का क्या कथा सार है, आंसर नहीं आता है तो पहले रीड कर लें एक बार, उसके बाद ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस करें। पेपर में हिंदी का पेपर है, लिखना बहुत काम आएगा, देख लेना। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की कला निबंध में अभिव्यक्ति नारी समस्या पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देख लेंगे एक बार ज़रूर कि क्या लिखा है इसमें। पढ़ने के बाद एक बार उसको खुद समझने की कोशिश करेंगे, उसको फिर आंसर राइटिंग करेंगे खुद से लिखने के बाद। नेक्स्ट है, जूठन आत्मकथा की कथा वस्तु को आज के समाज के संदर्भ में स्थापित करें। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। फिर गैस पेपर नंबर 2 आ गया, डायरी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखेंगे। वीडियो को स्टॉप करके एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। रिपोर्टाज लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेंगे अच्छे से। ये पेपर है जो आपका वो है 3 तारीख को। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। एक बार ये प्रैक्टिस के लिए है आपकी, देख लेंगे। बहुत बड़ा सवाल, रिपोर्टाज वाला देख लिया क्वेश्चन। फिर उसकी रात कहानी के प्रमुख पात्र की विशेषताएं बताएं, उसको एक बार स्टॉप करके देख लेंगे। देखिए, दोनों क्वेश्चन उसकी रात के आप अटैम्प्ट जरूर कर लें, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला। वैष्णव की फिसलन में निहित व्यंग का विवेचन कीजिए। और बहुत बड़ा सवाल, एकांकी की विशेषताओं को बताइए। इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3rd गेस्ट पेपर आ गया आपका यहाँ पे। अब संस्मरण विद्या का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। निबंध जीने की कला से के संरचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो स्पेशली आपके लिए है, तो इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। बहुत बड़ा सवाल, एकांकी नाटक की भाषा शैली की विशेषताओं के बारे में बताइए। पूस की रात कहानी का प्रतिपाद्य क्या है उसके बारे में बताइए, यानी कि आज के समय में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पूस की रात कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं आज के समय के लिए। पत्र और डायरी में क्या संबंध हैं उसके बारे में बताइए। आई होप आपको हमारा जो ये PDF है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एंड यूज़फुल लगेगा। सो आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे तो आपका पेपर है जो बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।